नमस्कार दोस्तों, मैं रवि श्रीवास्तव स्वागत करता हूं फिर से आपका आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फैक्ट नॉलेज चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती है। खास करके अभी जो सीटेट की जो है प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें आपको जो है पास कराने की गारंटी जो है ली गई है। इस कारण से ये जो है क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं लगातार। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे जो है क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से सीटेट के पेडागोजी सेक्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आपको पता है कि क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चन करा के नहीं निकल लेता हूँ, आपको क्वेश्चन कराता हूँ, उसके आंसर बताता हूँ और उस आंसर को डिस्कस करता हूँ कि आंसर क्यों है और बाकी आंसर जो है गलत क्यों है, बाकी ऑप्शन गलत क्यों है, इतना हम डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियोज पसंद आते हैं। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक जरूर किया करें और वीडियो को शेयर किया करें। दोस्तों, आप अगर वीडियो शेयर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है। और कमेंट करके भी बताएं ताकि जो है मुझे पता चल सके। आपका सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टेस्ट शुरू करते हैं, ठीक है। स्वागत करता हूं आपको। और प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं ये जरूर हमको बताएं, ठीक है। प्रश्न पिछले बार मैंने आपसे पूछा था तो आपने बोला था प्रश्न और उत्तर एक बार में नहीं बताने के लिए, ठीक है। प्रश्न जो है और उत्तर आपने पहले से टिक लगा के आप मत कराया कीजिए, आपने ये बोला था। तो मैंने इस बार ट्राई किया हूँ। मैं पिछला बार भी मैंने आपको बोला था, मैं ट्राई किया हूँ कि जो है क्वेश्चन और उसके बाद से आंसर अलग बताऊँ, अलग अलग स्लाइड में हो क्वेश्चन और आंसर दोनों। इसके अलावा मैं ये भी मैंने सोचा कि उस क्वेश्चन का आंसर का डिफिनेशन भी मतलब डिटेल में आपको हो, ताकि जब आपको पीडीएफ मिले तो आप खुद से भी समझ सको। तो मैंने प्रयास किया है, देखिए कैसा लगता है आपको। सजेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, यानी किशोर अवधि की विशेषता कौन सी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है स्पष्ट और स्थित आत्म अवधारणा, ठीक है। ऑप्शन है स्पष्ट और स्थित आत्म अवधारणा, ठीक है। ऑप्शन बी है अमूर्त विचारों का उपयोग करने की क्षमता में वृद्धि। किशोरावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। आपको मैंने पिछले बार भी बताया था कि जब भी नहीं है बोले, ठीक है, तो सावधान हो जाना है। आपका एकदम दिमाग काम करने लगना चाहिए, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जो रॉन्ग आंसर है उसको चुनना है, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा स्वतंत्रता स्वायत्तता देने की इच्छा प्रकट करना, ठीक है। स्वतंत्रता स्वायत्तता की इच्छा प्रकट करना, यानी कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए ऐसा इच्छा प्रकट करना, ठीक है। ऑप्शन डी सक्रिय सुस्ती की स्थिरता, ठीक है। अब हम लोग आंसर देख लेते हैं इसका, ठीक है। अगला इसका आंसर है ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट और स्थित आत्म अवधारणा। यानी किशोरावस्था की विशेषता ये नहीं है जो स्पष्ट और स्थित आत्म अवधारणा, यानी कि अपने बारे में जो अवधारणा हो वो स्थिर हो और स्पष्ट रूप से हो, ठीक है। ये नहीं है। किशोरावस्था में आप देखेंगे कि अमूर्त विचारों का उपयोग करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, स्वतंत्रता स्वायत्तता में की इच्छा प्रबल हो जाती है, यानी कि बच्चे को फ्रीडम चाहिए होता है, ठीक है। और सक्रिय सुस्ती के बीच अस्थिरता हो जाती है, यानी कि सक्रियता भी रहती है या सुस्ती भी रहती है। कोई चीज़ में सुस्ती रहेगी, कोई चीज़ में सक्रियता रहेगी, ठीक है। तो ये तीनों रहेगा, लेकिन स्पष्ट और स्थित आत्म अवधारणा जो है किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब डिफिनेशन देख लेते हैं इसका, व्याख्या। तो किशोरावस्था जो है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास का एक संक्रमणकालीन चरण है, यानी जो है इस किशोरावस्था में एक संक्रमणकालीन है, यानी कि इसमें जो शारीरिक विकास भी होता है, मनोवैज्ञानिक विकास भी होता है, ठीक है। जो आमतौर पर यौवनावस्था से कानूनी वयस्क की कालावधि के दौरान होता है, यानी कि प्यूबर्टी से जो है शुरू होता है और 18 ईयर, आपको 18 ईयर या 21 ईयर जो है आप बालिग होते हो, उस समय तक आपका जो चलता रहता है, यही किशोरावस्था होता है, ठीक है। उसके बाद आप तो वयस्क हो जाते हो, तो वयस्कावस्था की अवधि के दौरान होता है। सामान्यतः यह किशोरावस्था से जुड़ा है, लेकिन इसकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से जुड़ा होता है, लेकिन इस सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से पहले से आरंभ हो सकती है, ठीक है, और बाद में समाप्त हो सकती है। इस स्तर पर कोई भी स्वयं को नहीं समझता तथा वह किसी भी समय स्वयं के बारे में सोच या मूल्यांकन नहीं कर सकता। यानी कि बच्चा जो है वो किशोरावस्था जब शुरू होगा तो वो अपने बारे में मूल्यांकन नहीं कर सकता, ना ही स्वयं के बारे में समझता है, ठीक है। वो हमेशा आंधी तूफान की अवस्था भी इसको कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे हम
एनसीएफ से क्वेश्चन है, एनसीएफ से क्वेश्चन हो रहा है, तो एनसीएफ का क्वेश्चन मेरे को गलत नहीं होना चाहिए, कि मतलब एनसीएफ का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, और आपको अगर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आपको ये समझने की जरूरत है कि एनसीएफ आपको एक बार फिर से देखने की जरूरत है, एनसीएफ पे मेहनत करने की जरूरत है। तो मैंने आपको कराया हुआ है, आप जाओ और एनसीएफ जो है वीडियो देखो, ठीक है। तो हम लोग ये देख लेते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, ठीक है। ऑप्शन है स्कूल के बाहर जीवन से ज्ञान को जोड़ना, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा पाठ्यक्रम विकास के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, मैंने कराया था। तो स्कूल के बाहर के जीवन से ज्ञान से जोड़ना, ये है क्या, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारा पाठ्य पुस्तकों से परे रटन विधि से अधिगम को बदलना, यानी रटन विधि को, ये तो एनसीएफ बिल्कुल भी, आप रटन विधि जहां भी आए कि रटना सीधे आंख बंद करके उसको गलत काटिए, वो गलत ही होगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव पूछ रहा है, ठीक है, कि हम लोग कैसे अधिगम कराएं या किसी चीज़ के बारे में कैसे सिखाएं, तो उसमें अगर रटना अगर ऑप्शन आ गया तो वो गलत होगा, यानी वो सही हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर सी होगा एक और दो दोनों, यानी कि ए बी दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि एक और दो दोनों, यानी कि एनसीएफ का जो है मार्गदर्शक सिद्धांत जो बताया गया है पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए, उसमें कौन सा नहीं है, तो स्कूल के बाहर के जीवन को ज्ञान से जोड़ना, यानी कि स्कूल के बाहर से जीवन से ज्ञान को जोड़ना, ठीक है। ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तकों से परे रटन विधि से अधिगम को बदलना, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों से परे बिल्कुल रटन विधि को नहीं कराना है, ठीक है, ये कह रहा है। और स्कूल के बाहर से का जो जीवन है उसको ज्ञान से जोड़ना है, ठीक है। जो ज्ञान है यानी कि हम लोग का जो समझ है, बच्चों को सृजनात्मक, मैंने बताया था कि एनसीएफ क्या कहता है कि सृजनात्मकता पे वो जोर देता है, ठीक है। वो जोर देता है कि बच्चे खुद से करके सीखें, ठीक है ना, तो करके देने पे महत्व करता है। ये मार्गदर्शक सिद्धांत ये बताता है कि ऐसा पाठ्यक्रम तैयार कीजिए कि बच्चे खुद से करके सीख सके, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 में हालिया पाठ्यक्रम में मौजूद विकृति को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम विकास के लिए 5 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तावित किए गए। 5 मार्गदर्शक सिद्धांत यहाँ देख लेते हैं हम। ऑप्शन है स्कूल के बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़ना। ऑप्शन बी है यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटन विधि से अलग होना चाहिए, यानी रटन विधि पर आधारित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी पाठ्यक्रम को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़ सके, ठीक है। और परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और कक्षा का जो है एकीकृत, कक्षा के जीवन के साथ उन्हें एकीकृत करना, यानी परीक्षा को सिंक करना, ठीक है, कक्षा के जीवन के साथ। ऑप्शन डी नंबर डी है कि देश की लोकतांत्रिक जो भावना है, लोकतांत्रिक राजनीति में चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वैवाहिक पहचान को प्रेषित करना, यानी कि जो लोकतांत्रिक राजनीति में है उसको जो है उसका चिंता करते हुए वैवाहिक जो है पहचान को पोषित करना होता है, ठीक है। ये 5 जो है मार्गदर्शक सिद्धांत है, इस प्रकार है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का, आंसर डी हो जाएगा, एक और दो दोनों, यानी कि दोनों पाठ्यक्रम विधि रटन विद्या को बढ़ावा नहीं देना है, और वो भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में बढ़ेंगे हम। एक बच्चे के लिए संचार भाषा और साक्षरता, सॉरी दोस्तों, संचार होगा, संचार भाषा और साक्षरता का क्या अर्थ है। एक बच्चा है उसके लिए संचार और भाषा और साक्षरता का क्या अर्थ हुआ, आपके लिए होगा और बच्चे के लिए तो अलग होगा। तो यहाँ ऑप्शन हम देख लेते हैं, यहाँ ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन है सभी बच्चे गतिविधियों तथा अनुभवों के माध्यम से सबसे बेहतर सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि वह सभी इंद्रियों को संगीत, नृत्य तथा कविता में व्यस्त कर देते हैं तथा गीत भाषा विकास में सहायता करता है, ठीक है। अगला ऑप्शन पे पढ़ेंगे हम। अगला ऑप्शन है हमारा बच्चों को विभिन्न तरीकों से बच्चों को जीवन के विभिन्न तरीकों के बारे में सीखने हेतु नियमित अवसरों की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है। दूसरों के प्रति सकारात्मक और ध्यान रखने वाले भाव को विकसित करने के लिए सही जानकारी दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को ज्ञान तथा कौशल के व्यवहारिक अनुप्रयोग में शामिल होना चाहिए जो उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा दे। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर देख लेते हैं ए, यानी कि जो है सभी बच्चे गतिविधि और अनुभव के माध्यम से सबसे बेहतर सीखते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि वह सभी इंद्रियों को संगीत, नृत्य तथा कविता में व्यस्त कर देते हैं, ठीक है।
हम लोग यहाँ डिफिनेशन इसका विवरण जो है दिया गया है वो देख लेते हैं। अधिगम बहुत संवेदी है जो सभी इंद्रियों को जागृत करता है। ठीक है, बच्चे इंद्रियों, दृश्य उत्तेजना और सावधानी से सुनने के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। आपको पता है कि बच्चे का जितना इंद्रिय जागृत होगा उतना अच्छा अधिगम होगा, इसलिए हम लोग सिर्फ दृश्य सामग्री का भी यूज नहीं करते हैं। अगर यूज करें तो अच्छा होगा, लेकिन श्रव्य दृश्य सामग्री यूज करते हैं, यानी कि साउंड भी सुने और आँख भी हो, आँख से भी दिखे। इससे क्या होगा कि दो इंद्रियां एक साथ काम करेंगी, सक्रिय रहेंगी, तो अधिगम अधिक होगा। तो यही कह रहा है कि अधिगम बहुत संवेदी अंग है, संवेदी है जो सभी इंद्रियों को जागृत करता है। बच्चे जब इंद्रिय, दृश्य उत्तेजना और सावधानी से सुनने के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। ठीक है, संगीत और सामाजिक कौशल में सुधार करता है। एक लोरी गाते हुए एक नवजात की वृद्धि को समर्थन, लगाव प्रदान करता है। वे नृत्य के माध्यम से संतुलन, समन्वय और संगीत, शरीर की जागरूकता और लय सीखते हैं। छात्र के विकास पर प्रमुख प्रभाव डालता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ये। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, जा करके वहाँ फैक्ट नॉलेज सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी जा सकते हैं। लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में काम ना कर रहा हो, वैसे तो काम करता है, लेकिन कुछ लोग कमेंट करते हैं कि काम नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए फैक्ट नॉलेज, वहाँ ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगी। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि पीडीएफ आपको डेली दे दिया करूँ, लेकिन अगर मैं डेली ना दे पाऊँ तो आपको हफ्ते के 6 दिन अगर आपको क्वेश्चन मिलता है, मतलब वीडियो मिलता है, ठीक है, तो 7वें दिन यानी कि संडे को टेस्ट होगा। लेकिन टेस्ट होने से पहले मैं आपको सैटरडे को एनी हाउ किसी तरह से आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप उसका एक बार रिवीजन कर लो। और संडे को जो टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू किए हैं, ठीक है, हर संडे का संडे, वो आप टेस्ट दे पाओ। पिछला टेस्ट आप लोगों ने दिया था, बहुत जो है लोगों ने कम टेस्ट अटेम्प्ट किया था। इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग दोगे टेस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के निम्न चरण में कौन सी अवधि जीवन के रहस्यमय काल के नाम से लोकप्रिय है? ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। ऑप्शन होगा हम लोग का वयस्कता। वयस्कता जो है वो जो है रहस्यमय काल के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, या फिर किशोरावस्था। ठीक है, या फिर बचपन। ऑप्शन नंबर डी यानी लास्ट है प्रथम अवस्था यानी इन्फेंसिया। ठीक है, यानी कि जो गर्भ में रहते हैं बच्चा, उसको इन्फेंसिया कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बचपन को जो है वो रहस्यमय काल के नाम से जाना गया है। अब क्यों जो है जानते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बचपन जो है जीवन की अद्वितीय और रहस्यमय अवधि माना जाता है। क्यों? क्योंकि जिसमें बच्चे जो है मूलभूत आवश्यकता और भावनात्मक पोषण प्रदान किया जाता है बचपन में। इस उन्हें विकास की अपनी सतत प्रक्रिया भी होती है, और बचपन शारीरिक, मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन की अन्य अवधियों से बहुत अलग होता है। यानी कि इसमें विकास भी होता है, उसकी सतत प्रक्रिया चलता रहता है, भावनात्मक पोषण भी होता है। ठीक है, तो ये सभी क्रिया एक साथ चलती है, इसलिए इसे रहस्यमय काल माना गया है, रहस्यमय अवधि माना गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि डैश को प्रगतिशील शिक्षा के पिता के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ऑप्शन है जॉन डेवी, ऑप्शन बी है फ्रोबेल, और ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा रूसो, ऑप्शन डी है हैबोट। आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि जॉन डेवी। जॉन डेवी हैं, उनको जो है प्रगतिशील शिक्षा यानी कि डेवलपमेंटल जो है शिक्षा हुआ, उसका जो है पिता के रूप में जाना जाता है, फादर के रूप में जाना जाता है। अब देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। जॉन डेवी को 1894 में प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने शिकागो में लैब स्कूल की स्थापना की और करके सीखने के अपने सिद्धांत को बढ़ावा दिया। ठीक है।